आज हम लोग अपना अकाउंट्स में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 भी खत्म कर लिया था। ठीक, लेकिन आपने एक चीज कही थी लास्ट वाला जो उसमें टॉपिक था, ठीक, वो आपने कहा था ना कि एक बार फिर से बता दें, तो वो देख लेते हैं। 4 चैप्टर्स हम लोग के थ्योरी के खत्म हो गए हैं। आज हम लोग एक और थ्योरी चैप्टर करेंगे और वो भी आज खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग क्लास होगी जो कि होगी थर्सडे को, तो थर्सडे से हम लोग अपने न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू कर देंगे। और पहला न्यूमेरिकल चैप्टर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। कल इको है ना? आज जो हम लोग थ्योरी चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये मैम बहुत ही क्या कहें यूजलेस सा चैप्टर है, क्योंकि इससे रेयरली 2 नंबर का आता है पेपर में, रेयरली आता है 2 नंबर का। लेकिन क्योंकि सिलेबस में है इसलिए कवर करना जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें ही इसकी पढ़ी जाती हैं, फालतू की चीजें इस चैप्टर से इग्नोर कर दी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ज्यादा लेना देना सीए में होता है, तो 11th में इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेन टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर के कवर करेंगे। लेकिन पहले अपने चैप्टर नंबर 4 पे आए। ये वाला चैप्टर तो पूरा ही पढ़ना था और पूरा ही पढ़ा, और इसमें जो लास्ट टॉपिक था हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये मैंने आपको कल जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि इसमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कवर्ड है प्लस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कवर्ड है। आप जरा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे मुझे कैश बेसिस क्या है, एक्रूअल बेसिस क्या है अपनी भाषा में? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जब कैश आती है या जाती है। हाँ हाँ, अक्रूवल बिल्कुल सही। तो हाइब्रिड बेसिस जो अकाउंटिंग होती है ना, देखो कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जिनको कैश बेसिस पसंद होगा तो वो कैश बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जिनको अक्रूवल बेसिस पसंद होगा तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। पर ऐसे बिजनेस जिनको दोनों पसंद है उनके लिए क्या किया जाए? तो उनके लिए ये नया मेथड निकाला गया हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दोनों कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों फॉलो करता है। तो जिन बिजनेसेस को कैश और अक्रूवल बेसिस दोनों पसंद है वो ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाला। ठीक है मैम, तो इसका बस सीधा सा मतलब यही है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। इट इन्वॉल्व्स बोथ कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है रेवेन्यू और एसेट। रेवेन्यू यानी कमाई और एसेट का मतलब आप जानते हैं फ्यूचर बेनिफिट्स। इनको रिकॉर्ड हम करते हैं कैश बेसिस पे, जबकि एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं एक्रूवल बेसिस पे। ठीक, कमाई और एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पे और एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। यूजुअली प्रोफेशनल पीपल्स लाइक डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा अडॉप्ट दिस मेथड। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी को, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो ज्यादातर ये वाला मेथड यूज करते हैं हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नॉन प्रोफेशनल लोग इसको नहीं यूज करते। तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, ठीक है, कुछ टीचर्स, तो वो सब हाइब्रिड बेसिस यूज करते हैं। ठीक, और इसके लिए उनको एक रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है, और इसके हाँ बस यही एक बनता है इनके में। ठीक है, जिसको हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करना होता है वो खाली एक ही अकाउंट बनाता है
रिसीव एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसको बनाने से वो हाइब्रिड बेसिस यूज करने लग जाता है। ठीक, हाइब्रिड बेसिस में होता क्या है कि एसेट और रेवेन्यूज को कैश बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जब वो एक्चुअल में कैश मिलेगा तभी उनकी रिकॉर्डिंग होगी, और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, यानी क्रेडिट एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड होंगे और कैश एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड होंगे। जो आपने अभी तत्काल पेमेंट कर दी है वो तो रिकॉर्ड होगी, साथ ही जो आप फ्यूचर में पेमेंट्स करने वाले हैं वो भी रिकॉर्ड होगी। चलिए, दे इग्नोर देयर आउटस्टैंडिंग इनकम बट टेक इनटू कंसीडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक, अब क्योंकि रेवेन्यूज यानी कमाई कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होती है सिस्टम में, ठीक है, इनकम्स क्या हो रही है, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड हो रही है, तो जब तक ये एक्चुअल में रिसीव ना हो तब तक आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या मैं सच कह रहा हूं कि नहीं, बताओ? अगर इनकम्स कैश बेसिस पे रिकॉर्ड हो रही है सिस्टम में, तो जब तक वो एक्चुअल में रिसीव नहीं होगी इनकम तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सही बात है कि नहीं, बताओ? हेलो जी ना, तो मैं कह रहा था इसी वजह से जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, यानी फ्यूचर में जो इनकम होगी, आज नहीं, जो फ्यूचर में इनकम होगी उसको तो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता इस बेसिस पे, क्योंकि वो तत्काल में आपको मिल तो नहीं रही है, उसमें कैश तो अभी रिसीव होगा नहीं, वो तो फ्यूचर में रिसीव होगा, और इस वजह से वो इस सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करती हैं एज पर अक्रूवल बेसिस। ठीक है, इसी वजह से एक्सपेंसेस क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे इस सिस्टम में। आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या बताया था आपको, वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो बताया था, अनअर्न्ड इनकम। हाँ, वो इसलिए ना मैम, क्योंकि देखिए इनकम्स हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं सिस्टम में, हाइब्रिड वाले में, और एक्सपेंसेस को अक्रूवल सिस्टम पे रिकॉर्ड करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग इनकम कैसी इनकम है, वो एक ऐसी इनकम है जो आज हमें नहीं, जिसके बदले आज कैश नहीं मिलेगा, बल्कि कब मिलेगा, फ्यूचर में कैश मिलेगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम कैसी इनकम होगी कि आपको, आपने 12 महीने काम किया और आपको सिर्फ 6 महीने की सैलरी मिली है, तो 6 महीने की सैलरी फ्यूचर में मिलेगी, तो ये क्या है, आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है, 6 महीने की सैलरी लेना। ठीक है, तो क्योंकि ये 6 महीने की सैलरी आपको आज की डेट में मिली नहीं है, तो आप इसको कैश बेसिस के हिसाब से तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते। अगर रिकॉर्ड करेंगी तो फिर आप अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रही हैं। ठीक है, अगर आप वो 6 महीने की सैलरी जो आपको अभी नहीं रिसीव हुई है उसको अगर आप रिकॉर्ड कर लेती हैं, तो वो आप फिर कैश बेसिस फॉलो नहीं कर रही हैं, आप अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रही हैं। तो इसी वजह से जब आपको कैश अभी नहीं रिसीव हुआ है इन 6 महीने की सैलरी का, और क्योंकि आप इनकम्स के लिए कैश बेसिस फॉलो कर रही हैं, तो इस वजह से आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग इनकम को। और एक्सपेंसेस में क्या है, एक्सपेंसेस के लिए आप अक्रूवल फॉलो कर रहे हैं, और अक्रूवल फॉलो कर रहे हैं तो इस वजह से क्या होगा, अक्रूवल फॉलो कर रहे हैं तो इस वजह से जो फ्यूचर में आपको एक्सपेंसेस इनकर करने हैं, जो अभी तत्काल इनकर कर रहे हैं कैश बेसिस पे, वो तो रिकॉर्ड होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस इनकर करेंगे यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक एग्जांपल देना मैम। हेलो, नहीं, एक्सपेंस है ना, ये तो एक्सपेंस तो पेमेंट के हिसाब से आपको बताना होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पूछ रहा हूँ, तो एक्सपेंस तो पेमेंट के हिसाब से होगा ना। कोई जैसे बिजनेस को 12 महीने की सैलरी पे करनी थी, तो उसने सिर्फ 10 महीने की ही पे की है, तो 2 महीने की सैलरी अभी नहीं पे की है तो वो फ्यूचर में पे करेगा, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ। ठीक है, आप मुझे आउटस्टैंडिंग इनकम का ही बता रही थी,
रिसीव करने के हिसाब से आप बता दी थी ना कि 12 महीने की सैलरी रिसीव करनी चाहिए कि 10 ही महीने की हुई है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होंगे तो ये जो 2 महीने के एक्सपेंस है जो आउटस्टैंडिंग हो गए हैं, क्या आप इनको रिकॉर्ड कर सकती हैं? हाँ, क्योंकि एक्सपेंसेस को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो जो आपने 10 महीने के एक्सपेंसेस एक्चुअल में अभी पे कर दिए वो तो रिकॉर्ड होंगे ही होंगे, साथ ही साथ ये जो 2 महीने के एक्सपेंस हैं जो आप फ्यूचर में पे करेंगे वो भी आज ही के डेट पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो, आ रही है क्लियर? हाँ, चलो, मैं कह रहा था कि समझ में आया आउटस्टैंडिंग इनकम को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्यों रिकॉर्ड करते हैं सिस्टम में? ठीक है, कोई दिक्कत हो बताओ इसमें, फिर से बता दें। क्योंकि ये चीज लिखी नहीं है यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड नहीं करते और क्यों रिकॉर्ड करते हैं। वो चीज आपने जो पीछे आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब सीखा है, ठीक है, पीछे के पॉइंट्स में, उससे कोरिलेट करके आपको स्वयं समझना पड़ेगा। ठीक है, डीके गोयल ने यहाँ पे थोड़ी सी असम्पशन डाल दी कि आप होशियार बन चुके होंगे अब तक, ठीक, इसीलिए उसने यहाँ पे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है उसको। ठीक है, मैं फिर भी एक बार अपने मन से एक्सप्लेन किया देता हूँ उसको फिर से कि आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है। 12 महीने की सैलरी आपको मिलनी चाहिए, सिर्फ 6 महीने की सैलरी मिली है तो 6 महीने की जो बची हुई सैलरी है वो फ्यूचर में मिलेगी। आउटस्टैंडिंग इनकम एक ऐसी इनकम है जिसमें आपको अभी इनकम रिसीव नहीं हुई है, फ्यूचर में रिसीव होगी। और क्योंकि इनकम हाइब्रिड मेथड में हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वजह से जितना कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ नकद केवल वही रिकॉर्ड होगा और जो फ्यूचर में रिसीव होने वाला है वो आज की डेट में वो आज की डेट में रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि जब एक्चुअल में रिसीव हो जाएगा तब रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसी वजह से वो जो 6 महीने की सैलरी है वो आज रिकॉर्ड नहीं होगी, बल्कि जब एक्चुअल में रिसीव हो जाएगी तब रिकॉर्ड होगी। तो आज की डेट में हम 6 मंथ की सैलरी ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस में क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे तो इस वजह से जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी 12 महीने के एक्सपेंस, 12 महीने की सैलरी पे करनी थी और हमने सिर्फ 8 महीने की है, तो 4 महीने की सैलरी क्या है अभी पे नहीं की है, तो कब पे करेंगे? फ्यूचर में पे करेंगे। तो फ्यूचर में जो सैलरी पे करनी है वो भी रिकॉर्ड होगी उसके साथ जो एक्चुअल में अभी पे कर दी है। एक्चुअल में आपने 8 महीने की सैलरी पे की है वो तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन क्योंकि आप एक्सपेंसेस के लिए अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रही हैं तो जो 4 महीने की सैलरी फ्यूचर में पे करने वाली है वो भी आज ही के डेट पे रिकॉर्ड होगी एज पर अक्रूवल प्रिंसिपल। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं ना, चलो। द आइडिया इज टू क्लेम डिडक्शन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एन एक्सेप्टेबल एंड अप्रूव्ड सिस्टम एज पर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। ठीक है, तो ये था मैम हाइब्रिड सिस्टम। कल का लास्ट टॉपिक जो आपने कहा था एक बार रिपीट करने को तो कर दिया है। ठीक है, चलो अब मैम हम लोग एक छोटा सा चैप्टर और शुरू कर रहे हैं। ठीक है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। आपकी बुक में कहीं ना कहीं दिया होगा, थोड़ा आगे दिया होगा ये, लेकिन क्योंकि इस समय हमारे थ्योरी चैप्टर्स चल रहे थे तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी खत्म कर ही लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो मैंने जैसा बताया कभी कभार 2 नंबर्स के कर इसमें से आ जाता है। रेयरली 2 मार्क्स। वो सेक्शन ए वाला जो पार्ट बताया है उसमें से आता है 2 नंबर का। ठीक है, चलो
तो सबसे पहली चीज इसमें क्या हमें पढ़नी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। तो मैं बात करूं तो आप चाहे तो अपनी बुक में चैप्टर खोल लीजिए, क्योंकि मेरे पास इस चैप्टर की पीडीएफ नहीं है मैम, ठीक है। तो मैं इसी पे नोट पैड पे ही आपको मीनिंग इसका समझा दूंगा, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, चलेगा। हाँ, बस इसी एक चैप्टर के लिए कोई पीडीएफ नहीं है मेरे पास अकाउंट्स में। बाकी अकाउंटिंग इक्वेशन जर्नल वगैरह सबकी है। तो सबसे पहले हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है, दीज आर a set of guidelines, ठीक है, ये गाइडलाइंस की तरह है, ठीक है। मतलब आपको बताया गया है कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। जैसे आप स्कूल जाती थी, स्कूल में कुछ गाइडलाइंस होती थी ना कि स्कूल में कुछ गाइडलाइंस होती थी ना कि ये यूनिफॉर्म पहन के आना है, ठीक है, स्कूल 7:30 बजे से पहले पहुंचना है, ठीक, और आपको और क्या गाइडलाइंस थी कि आपको स्कूल 7:30 से पहले पहुंचना है, आपको जूते इस हिसाब से पहनने हैं, ठीक, शर्ट इस हिसाब से पहननी होती थी। तो ऐसे करके कई सारी गाइडलाइंस थी कि नहीं थी। तो ये जो गाइडलाइंस थी आपके पास, तो वैसे ही अकाउंटिंग करने के लिए भी कई सारी गाइडलाइंस बनी है, और वो गाइडलाइंस किसने दी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने दी है। और ये टोटल 32 होते हैं मैम, नंबर में 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं, ठीक। तो ये 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस देश के हर अकाउंटेंट को फॉलो करने पड़ते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ये एक तरीके से गाइडलाइन है हर अकाउंटेंट के लिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये मैम बताओ कहाँ पढ़ा था, नहीं मैम तीसरा चैप्टर था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बिल्कुल उसी तरह होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी ऐसे ही थे ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे, ठीक है। तो जैसे बिल्कुल वो थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बताते थे, बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ही बताते हैं, ठीक। हाँ हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS एंड AS है ना, यही होगा ना जी। कितनी देर लगेगी उसमें, मतलब शेयर करने में, पिक खींच के भेजने में। अच्छा, चलो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा चैप्टर पढ़ना भी है। जैसे कि मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर के, जिसमें से ज्यादातर ये 2 नंबर के सवाल, मैंने कहा ना कभी कभार आ जाता है इस चैप्टर से, तो जिन एरिया से 2 नंबर का सवाल आता है केवल वो कवर करने हैं, ठीक है। अगर ज्यादा पढ़ने बैठ गए आप इस चैप्टर को तो वो टाइम वेस्ट की तरह हो जाएगा, आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और ऐसी कोई इच्छा तो नहीं है कि नहीं सर हमें पूरी किताब पढ़नी है, हर एक चीज पढ़नी है इसका, तो मैम वो आप बिल्कुल पढ़ सकती हैं, चैप्टर पढ़ने से कोई आपको रोक नहीं रहा है, और आपको जो डाउट हो वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन
जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पेपर में कम पूछी जाती है, उसको ज्यादा डीप पढ़ने से कोई फायदा तो मिलेगा नहीं हम लोगों को, ठीक है। और इतना फालतू चैप्टर बस यही एक है पूरे सिलेबस में, और कोई चैप्टर अकाउंट्स में इतना फालतू नहीं है जिससे कभी कभार ही क्वेश्चन आता हो, वरना अकाउंट्स से पेपर पैटर्न इतना अच्छा है कि लगभग हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। दैट आर फॉलोड for preparation and presentation of financial statements, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों फॉलो करते हैं हम? इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाए और प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग एक बार फिर से देखें मैम, तो कि these are a set of guidelines that is generally accepted accounting principles। ये एक तरीके से गाइडलाइंस है, जो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एक तरीके से गाइडलाइंस हैं जिसे हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वैसे ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हर अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। और इनको फॉलो क्यों करता है हर एक अकाउंटेंट? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बन पाए, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके आगे आपकी बुक में एक लाइन होगी मैम, देयर आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्या ऐसी लाइन दी गई है? हेलो, हाँ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये लाइन है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो नोट कर लो, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी बुक से है। आपकी बुक में जो मीनिंग होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वो भी गलत नहीं होगा, और जो मैंने लिखा है वो भी सही है, ठीक है। तो आप दोनों में से जो लिखनी चाहे वो लिख लें। उससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब तो लिखा होगा ना कहीं ना कहीं, नहीं लिखा है? तो मैम फिर आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछा जा चुका है कुछ बार, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। नीट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे एक लाइन और लिख देते हैं, preparation and presentation of financial statements।
ये है मैम पूरा मीनिंग इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अगर आपसे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछा जाता है तो आप इतनी बड़ी मीनिंग लिख दीजिए, आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं बात करूं इसके आगे, जो मैंने बताया था ऊपर, जो एक्सप्लेन किया था प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने बता दिया था। उसके बाद बात करूं दे आर अकाउंटिंग। हाँ लिख लीजिए। Procedures relating to measurement. Preparation, presentation and disclosure. ठीक है मैम, मैं आपको वो फोटोज भेजे दे रहा हूँ जहां से मैं अभी इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के वो सब पढ़ूंगा, क्या कहता हूँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब चीजें, तो आप भी साइड बाय साइड इससे देख सकती हैं। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है मैम, अब आप सबसे पहली वाली फोटो देखिए, पहली वाली में होगा मेरे ख्याल से, ये नहीं, लास्ट वाली में होगा, जो सबसे लास्ट में आपके पास पहुंची होगी, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अच्छा हाँ, लेकिन उससे पहले ये लाइन भी तो एक्सप्लेन करनी है। मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन किया था प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। उसके बाद लिखा है दे आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड बाय ICAI। ठीक है, तो मैम मेन बात यह है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, इसको बनाता है ICAI, एक इंस्टीट्यूट है,
ठीक है। और आईसीएआई खुद नहीं बनाता, आईसीएआई ने एक बोर्ड बना रखा है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो आईसीएआई ने एक बोर्ड बना रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो कि क्या करता है, ये सारे 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है और उनको रेगुलेट करता है। उनमें जो भी चेंजेस वगैरह करने होते हैं वो सब कौन देखता है, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड देखता है। ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज लिखी है, क्योंकि वो बोर्ड आईसीएआई ने ही बनाया है, इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एक रूल्स एंड प्रोसीजर्स है जिसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कुछ चीजों की मेजरमेंट करते हैं। क्योंकि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट के ऊपर है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉग्निशन के ऊपर है कि किसी चीज को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट के ऊपर है, कुछ प्रेजेंटेशन के ऊपर है, कुछ डिस्क्लोजर के ऊपर है। ठीक, किस चीज के, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे करना है, जिसको किसने इशू किया है, आईसीआई ने। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिखा गया है आईसीआई ने इशू किया गया है, एक्चुअल में आईसीआई नहीं इशू करता है, एक्चुअल में आईसीआई के अंदर ये जो बोर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ये इशू करता है। लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड आईसीएआई के नीचे आता है, आईसीआई उसका हेड है, तो इसीलिए ये माना जाता है कि आईसीएआई ही इशू करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्लियर ना मैम। अब बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो इसमें देखिए 5 पॉइंट है जैसे। तो पहला पॉइंट क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क so that credible financial statements are prepared। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एक तरीके से गाइडलाइंस है, जैसा कि मैंने बताया, जो हर अकाउंटेंट को फॉलो करना जरूरी है ना। जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है while preparing books of accounts। और इससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर वे बनेंगे और सही से बन पाएंगे। ठीक, सही है। और आपके उधर लाइट आ रही है, पता नहीं यार क्या मसला है, लाइट काट दी गई इन्होंने, 2 घंटे से लाइट ही नहीं आ रही। और गर्मी में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज ये होती है अगर लाइट चली जाए। The objective of setting accounting standards is to bring uniformity in accounting practices and to ensure transparency, consistency and comparability। अच्छा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का भी यही ऑब्जेक्टिव था ना, अगर आपको याद हो तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का भी यही ऑब्जेक्टिव था ना कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कंपेरेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, ये पढ़ा नहीं था, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेबिलिटी, ये सब बातें वहां पे पढ़ा था ना। तो बिल्कुल उसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी यही ऑब्जेक्टिव है। आखिर कोई गाइडलाइंस लाई काहे के लिए जाती है, इसीलिए तो लाई जाती है ना, ताकि क्या बना रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे और क्या कहते हैं आपका ऑब्जेक्टिविटी बना रहे। ठीक है, क्योंकि मैम अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने पढ़े, उसमें बताया गया था कि आपको मेथड्स ऐसे ऐसे फॉलो करने हैं। ठीक है, जैसे कि क्या किया गया, कंसिस्टेंसी का अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक कौन सा था, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी क्या बताता था आपको कि आपको कोई भी मेथड अगर आपने फॉलो किया तो हर टाइम वही फॉलो करना होगा। ठीक है, अक्रूवल था एक प्रिंसिपल, तो अक्रूवल क्या कहता था, कैश और क्रेडिट दोनों टाइप के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये बातें नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरीके से रूल बना हुआ है, ठीक है, जो कि आपको चीजों को वैल्यू करना सिखाता है कि इन्वेंटरी की वैल्यू निकालनी है तो इन्वेंटरी की वैल्यू निकालने के लिए कितने मेथड्स यूज होंगे। ठीक, आपको डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है मैम, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन निकालने के भी कई सारे मेथड होते हैं। तो
तो हर एक मेथड में हम किस तरीके से डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरीके से किसी भी चीज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है, ठीक है, जिस चीज के ऊपर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है उस चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन A to Z हर एक इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करता था, वो एक तरीके से बस एक रूल बना देता था कि अगर आप एक चीज फॉलो कर रहे हो तो इसको ऐसे फॉलो करो बस। लेकिन अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी चीज की चाहिए तो आपको उस चीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। समझ लो ये अकाउंट्स की डिक्शनरी है, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट and laws of the country. It is therefore naturally means that the guidelines change with the change in business environment and laws. It is because of this that accounting standards are being revised from time to time. It may be noted that whenever a conflict arises between law and accounting standards, law will prevail. ठीक है, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एक तरीके से बनाए हुए स्टैंडर्ड्स है कि देश में अकाउंटिंग किस तरीके से करनी चाहिए हमें, ठीक है। अलग अलग इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट्स के लिए इसमें दी जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, लेकिन देश में सबसे ऊपर किसका राज है, कानून का, लॉ का, है ना। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कभी भी लॉ से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक। अगर कभी लॉ कहता है किसी चीज को ऐसे करो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहता है किसी चीज को दूसरे तरीके से करो, ठीक है, मतलब लॉ कह रहा है A इज बेटर पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कह रहा है B इज बेटर, तो हमेशा लॉ की बात मानी जाएगी और हम हमेशा ये कहेंगे कि A इज ऑलवेज बेटर। समझ में आया ये बात ना, कि लॉ जो कह रहा है वो अधिक महत्वपूर्ण है इस बात से कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कह रहा है उस बात से, ठीक। तो लॉ इज ऑलवेज एट अ हायर पोजीशन देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। समझ में आया, हेलो, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे इन्वेंटरी वैल्यू करने के मैम 4 मेथड होते हैं, लीफो, फीफो, एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, ये 4 मेथड है किसी भी इन्वेंटरी को, स्टॉक को वैल्यू करने के, ठीक। तो अगर लॉ कह रहा है कि इस इन्वेंटरी को फीफो मेथड से वैल्यू करो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कह रहा है कि लीफो से वैल्यू करो, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं आप, लीफो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा सर। मैं नाम बता रहा था, स्टॉक को वैल्यू करने के मैम 4 मेथड होते हैं, लीफो, फीफो, एवरेज और वेटेड एवरेज, ठीक है। तो अगर मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि लीफो के हिसाब से वैल्यू करो किसी भी स्टॉक को और लॉ कह रहा है कि फीफो के हिसाब से वैल्यू करो, तो जीतेगा कौन, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट है ना, लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, तो कौन जीतेगा, हु इज द विनर, हमेशा लॉ जीतेगा, ठीक है। ठीक, लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें कौन जीतेगा, हमेशा लॉ जीतेगा, लॉ की बात चली जाएगी। चलो नेक्स्ट क्या है मैम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर, हर किसी को फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है फॉलो करना। Accounting standards have also been made flexible in the sense that where alternative accounting practices are acceptable, an enterprise may adopt any of the practice with a suitable disclosure. For example, an enterprise may change depreciation on WDV और SLM. WDV मतलब जो यहाँ लिखा है written down value method और SLM लिखा है straight line method, ठीक है, समझ में आया। जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड लिखा हुआ है ना उसको शॉर्ट में WDV बोलते हैं, ठीक है। आदत डाल लीजिए थोड़ा इसकी, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ही ज्यादा बोला जाता है इसका। आप जब स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन करेंगी तो कोई टीचर इसको रिटन डाउन वैल्यू बोलेगा नहीं, सब WW कह रहे हैं,
WDV चिल्लाते रहेंगे, और स्ट्रेट लाइन मेथड जो लिखा है उसको SLM चिल्लाते रहेंगे। ठीक, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स की आदत डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं चाहिए, बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड भी और रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी, लेकिन क्योंकि आदमी थोड़ा ज्यादा पढ़ ले तो वो उसके बाद वो नहीं चाहता है कि शॉर्टकट चीजें ज्यादा पसंद होती है उसको, तो वैसे ही ये एक सर्टेन पॉइंट के बाद, क्योंकि आज ये जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स आप देख रही हैं ये केवल 11वीं में नहीं पढ़ने हैं, ये जिंदगी भर चलेंगे। तो धीरे धीरे करके ये स्ट्रेट लाइन मेथड रिव्यूज होते आदमी की आदत पड़ गई है कि इसको SLM और WDV बोलने की, कोई पूरा नाम ले नहीं पाता है। ठीक, चलो, तो मैंने कहा है काउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल है नेचर में। फ्लेक्सिबल है इसका मतलब क्या है, आप जब चाहे इनमें चेंजेस कर सकते हैं, रिजिड नहीं है। आपको लगा कोई ना कोई कमी है किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो जो चाहिए वो कमी को पूरा कर दीजिए, उसको ठीक कर दीजिए, सही है। तो इसमें कभी भी आप चेंजेस लाया जा सकता है, पर लॉ में चेंजेस लाना इतना इजी नहीं है कहना। क्या आपको बात ये पता है, अगर लॉ में चेंजेस लाना इतना इजी होता तो किसान बिल जो आया है उसके ऊपर सरकार आराम से चेंजेस न कर देती। सरकार चेंजेस क्यों नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार को मजा आ रहा है वो किसानों को धरना देते हुए देखने में। सरकार किस लिए नहीं कर रही है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है किसी भी लॉ में चेंजेस करने के। आपको पहले ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, ड्राफ्ट से बिल बनाना पड़ेगा, बिल को लोकसभा में प्रेजेंट करना होगा, लोकसभा में जब पास होगा फिर राज्यसभा में प्रेजेंट करना होगा, राज्यसभा से जब पास होगा तो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा, जब प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा तब वो चेंज होगा, अप्रूव होगा। सोचिए, तो सरकार इसलिए चेंजेस नहीं कर रही है उसमें क्योंकि उससे इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस फिर से करने डाउन हो सकते। ठीक, तो AF में चेंज लाना बहुत इजी होता है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी ICI ने बनाया है, तो ICI जब चाहे उसको चेंज कर सकती है, लेकिन किसी भी लॉ में चेंज लाने के लिए बहुत लंबा बच्ची होती है। हाँ जी मैम, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो गया है, अब इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
चॉकलेट वॉकलेट या बोला सब पता नहीं खाने में पीने का नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर में सिर्फ उतना ही कवर कर लो बस सफिशिएंट है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये तो मेरी ख्याल से हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये लाइन हमारी इस डेफिनेशन में भी कवर हुई थी, ये वही सेम लाइन है, ठीक, ये वाली लाइन मेजरमेंट वगैरह वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको। दे आर प्रिस्क्राइब्ड टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन कॉमन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय द यूजर्स, ठीक, क्लियर।
ये किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर किए जा सके, प्रेजेंट किए जा सके, ठीक, और कॉमन रूल्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है ताकि यूजर्स इसको ठीक से समझ सके। सही है मैम? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोटो पे आइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये भी एक बहुत क्या कहते हैं क्वेश्चन बन सकता है ये इस चैप्टर से, कि वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछने कह देगा 2 ऑब्जेक्टिव बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। तो यहाँ देखिए 5 लिखे हमारे पास, 5 में से कोई भी 2 लिख दो। पहला है मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद द एम टू एलिमिनेट देम टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ठीक है, डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, कई सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है ना, ठीक है, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि आपने देखा ही था 11 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थे, है ना, 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन देखी थी। और अब मैं कह रहा हूं, आपने देखा नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं कि 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इतनी सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है मैम, ठीक है, तो इतनी सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज में से कौन सी बेहतर है कौन सी बेहतर नहीं है, ये हम चूज कैसे कर पाए, ठीक है। और जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारे काम की नहीं है उनको एलिमिनेट कर सके, इसमें मदद करता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अकाउंट्स में जितनी भी चीजें उसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ठीक है। चलो सेकंड है प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अच्छे से हम समझ सकते हैं इसको फॉलो करते हुए। अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने अडॉप्ट की है, अप्लाई की है, उनको आप समझ पाएंगी, ठीक है। जो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की है, चाहे आपने जो जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किए वो भी, कन्वेंशन अप्लाई किए वो भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए वो भी, वो सब आप समझ पाएंगे। Facilitating meaningful comparison of financial statements of 2 or more entities, ठीक, आप 2 और उससे ज्यादा एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर भी कर सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन कंपेयर कर सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए, ठीक है। और लास्ट है एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। जैसा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी ये बात लिखी हुई थी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने से क्या होता है, रिलायबल बनते हैं वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते वक्त भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, रिलायबल बनते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब जानती हूँ मैम आप, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि केवल 2 ही दिए हुए हैं, 4 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे ना, और आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह के जो एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े थे वो सब सेम है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसी चीज है, तो उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज बिल्कुल सेम है। तो आप एडवांटेज डिसएडवांटेज जरा एक बार रीड कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो पूछिए किसी भी पॉइंट में। 4 एडवांटेज यहाँ लिखे हैं और 2 डिसएडवांटेज लिखे हैं। हेलो, हाँ मैम मैं कह रहा हूँ ये एडवांटेज डिसएडवांटेज रीड कर लीजिए। हाँ ऐसे कैसे कर लिया, इतनी जल्दी मैं नहीं रीड कर पाता हूँ, आप कैसे कर लेंगे? अच्छा अच्छा,
हो गया? चलो ठीक है, कोई दिक्कत इसी पॉइंट पे? हाँ, यूटिलिटी तो ऑब्जेक्टिव जैसे ही है, चलो ठीक है, फायदे बता रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के, जो कि जनरली वही बातें कर रहे होंगे जो कि हम पीछे के चैप्टर्स में करते हुए हो, है ना? जैसे कि 2 नंबर वाला देख लो, यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, ठीक है। पहला वाला नॉर्म्स फॉलो करने की बात कर रहा है, तीसरा वाला कॉन्फिडेंस में आता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और फर्जी और मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मोर क्रेडिबल बनाता है, ठीक है। और लास्ट अकाउंट ऑडिटर्स को किस तरीके से हेल्प करता है इस बारे में, ठीक है। सही। इसी तरह लिमिटेशन में भी पहला लिमिटेशन ये है कि मैन मेड है, और मैन मेड होने की वजह से आपको ये डिसएडवांटेज एक जगह और पड़ा है ना, मैं भूल रहा हूँ कि वो किस जगह था मैन मेड वाला, कि मेरे ख्याल से अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ही है कि मैन मेड होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है वो साइंटिफिक लैब्स वगैरह से थ्रू पास नहीं होते, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डिसएडवांटेज था ना। सर आपको एक चीज से याद है तो हमको कैसे होगा? मैं मेरे ख्याल से 99% यही था, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन चलो वही उसी का था, तो यही डिसएडवांटेज था वो कि ये मैन मेड होते हैं प्रिंसिपल्स, और मैन मेड होने की वजह से क्या होता है, इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कोई साइंटिफिक लैब्स के थ्रू टेस्ट वगैरह के थ्रू पास तो हुए नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें एरर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या है, डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, इसी वजह से आपको अपने स्टैंडर्ड्स भी कॉन्स्टेंटली चेंज करने होते हैं, समझ गई जी। और मैंने जैसा बताया कि रखने वाली चीजें इसमें, तो जो जो टॉपिक्स बता रहे हैं वही आपको रखने हैं। अब थर्ड फोटो पे आ जाइए, यहाँ पे मीनिंग ऑफ IFRS को मैंने अंडरलाइन कर रखा होगा, तो IFRS का केवल मतलब आपको जानना है, सिर्फ मीनिंग जानना है, और उसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। IFRS इतने हाई लेवल चीज है मैम कि मैं क्या बताऊं, IFRS पता है सीए में भी हर जगह नहीं पढ़ाया जाता, सीए में सिर्फ सीए के लास्ट स्टेज यानी सीए फाइनल में पढ़ाया जाता है ये IFRS, ठीक है। तो ऐसी चीज का सिर्फ आपको मतलब जानना जरूरी है, उससे ज्यादा आपको इसके बारे में ज्ञान रखने की इस समय जरूरत नहीं है, एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है। लेकिन नॉलेज लेने की इस समय आपके अंदर इच्छा होगी नहीं, क्योंकि इस समय तो आप पेपर की तैयारी कर रही है ना, तो अरे अपनी 11वीं के फाइनल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से IFRS का सिर्फ मतलब आप जान लें तो वही बहुत है। तो IFRS का मतलब क्या होता है मैम, जिस तरह इंडियन ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है हमारे देश के, उसको कौन बनाता था, ICAI बनाता था, उसी तरह IFRS क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ लो ये, ठीक है। IFRS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल, मैम ये जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्या करना है, ये इको करना है कि यही कंटिन्यू करें? हाँ, इस टॉपिक में बस दो चीजें बची है बस, एक IFRS का मतलब मीनिंग पढ़ना है और एक इंड एस का मीनिंग पढ़ना है हमें। तो आपको जैसा मूड हो, अभी पढ़ना अभी पढ़ लो, नहीं तो थर्सडे को थोड़ा सा कर लेंगे। हाँ वही मुझे भी लग रहा है, क्योंकि इको वैसे भी कल पूरा 1 घंटा पढ़ना है हमें, और अगर आप कहेंगे तो कल ही 1.5 घंटे की क्लास कर ली जाएगी, तो कल 1.5 घंटा पढ़ के हम क्या करेंगे, अपना जो पीछे एक बार नुकसान हुआ था इको का, वो शायद इको ही क्लास छूटेगी ना अपनी सैटरडे को, हाँ तो वो कवर हो जाएगा काफी। तो कल अगर हम 1.5 घंटा कर लेंगे, और कल मेरे ख्याल से अगर हम 1.5 घंटा कर लेंगे इको, तो चैप्टर नंबर 2 हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो अगर
हो सके तो इस हिसाब से प्लान करिएगा, क्योंकि कल भी मेरा पेपर है, अगर आपको याद हो, आपने शेड्यूल देखा हो, कल 28 है, ठीक। तो कल भी मेरा पेपर है, तो कल इस हिसाब से कोशिश करिए कि शाम को कोई टाइम मिल सकता है आपको क्या? शाम को अगर कोई ट्यूशन वगैरह और ना हो आपका, तो शाम को हम लोग 1.5 घंटा तक पढ़ लेते हैं, तो 1.5 घंटा एक को आराम से पढ़ पाएंगे। पाँच से 6 कल होगा। अच्छा, कल 5 से 6 वो ट्यूशन रहेगी। और उसके बाद भी ट्यूशन है। अच्छा, और 8 के बाद? हाँ, मतलब मैं सोच रहा था कि जैसे आपका कि कल अगर 1.5 घंटे की क्लास हो जाए, कल हम लोग अपना चैप्टर 2 खत्म कर सकते हैं उससे, इकोनॉमिक्स पढ़ के, ठीक है। तो नहीं, वैसे वैसे हाँ, अगर सुबह मिल जाए तो भी सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुबह आप 1.5 घंटा निकाल पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की एक ही क्लास तो कैंसिल होगी, 2 क्लासेस कैंसिल होना तो लगभग नामुमकिन सी बात है। तो उसमें मेरे ख्याल से शाम को समय निकल सकता है, और वैसे तो जो 30 मिनट हमें कवर करना है वो हम किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर कल कर लें तो वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कल हम ये इको के ऊपर यूज कर सकते हैं 30 मिनट, तो एक की जगह 1.5 घंटा इको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है सर, हो सकता है सर, ये भी हो सकता है। 45 कर लो, 45 मिनट्स करके, या 1 घंटा आधा घंटा कर लो। अगर सुबह आपको खाली समय मिल जाता है तो उस समय हम लोग 1 घंटा क्लास कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, 45 मिनट भी कर लेते हैं, ठीक है। आपका ये आइडिया भी मुझे चलेगा, क्योंकि 8 बजे के बाद जो टाइम होगा वो खाली मिल जाएगा मुझे भी, तो उसमें हम लोग बची हुई जो क्लास होगी 1.5 घंटे में जितना भी बचा हुआ टाइम होगा वो कवर कर लेंगे उसमें। जैसे सुबह 1 घंटा पढ़ लिया तो 8 बजे के बाद एक आधा घंटे की क्लास रख लेंगे, ठीक है। ओके, चलो हम IFRS पे वापस आते हैं। IFRS मैंने क्या बताया, इनको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मतलब समझ लो कि ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। IAS तो अपने देश के स्टैंडर्ड्स है, IFRS क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को हम IFRS कहते हैं, ठीक है। तो IFRS कौन बनाता है? IFRS बनाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बॉडी, ठीक है। इसको हम ISB कहते हैं मैम। तो ये जो ISB है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी, ठीक है। IASB, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, IASB होगा, ठीक है। 4 शब्द है ना, IASB, ठीक है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी इसको कहते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है ये IFRS बनाती है, और ये मैम होते हैं
ये भी करीब 40 से 50 होते हैं इन नंबर्स। तो ये जो IFRS होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने देश की वो फॉलो करती हैं, और जितनी भी फॉरेन कंपनियां हैं वो फॉलो करती हैं। ठीक, IFRS क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं हमारे देश की। ठीक, और फॉरेन कंपनीज फॉलो करती हैं। तो जितनी भी छोटी कंपनियां वो AS फॉलो करती है, जो आपने पहले पढ़े थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक, सर बिग कंपनियों की बात हो गई, वो IFRS फॉलो करती है। स्मॉल कंपनियों की बात हो गई, वो AS फॉलो करती है। मिड साइज कंपनी की अगर कोई मीडियोकर फर्म है, मिड साइज फर्म है, वो क्या फॉलो करती है? वो भी IFRS फॉलो करती है मैम। ठीक है, कुछ है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है मिड साइज शो के भी, लेकिन ज्यादातर क्या है, IFRS के ऊपर मूव कर चुकी है। ठीक है, क्योंकि IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थोड़ा ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो चलो अब IFRS का मतलब देख लेते हैं। IFRS का क्या मतलब है? IFRS are a set of accounting standards developed by the International Accounting Standards Board, the international accounting standard setting body. The standards issued by IASB are based on sound and clearly stated principles. Therefore, IFRS are referred to as principle-based accounting standards. ठीक है, IFRS क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मैंने यहाँ बॉडी लिखा है, बोर्ड लिख लीजिए। वैसे मतलब दोनों एक ही है, बोर्ड और बॉडी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन तब जो किताब में है वही ज्यादा लिखिए। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, जैसा कि आप देख सकती हैं हम लोग कि हम लोग बोर्ड और बॉडी को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, इतना चेंजेस चलते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बोर्ड बुक में बोर्ड लिखा है तो बोर्ड ही लिखना ज्यादा बेहतर है। द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IASB आर साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स, देयरफॉर IFRS क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, IFRS को प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माना गया है, यानी ये एक तरीके से प्रिंसिपल्स है जो फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। This contrasts with the set of standards like Indian Accounting Standard, which contain significantly more application guidance. These standards are often referred to as rule-based accounting standards. ठीक है, IFRS को रूल बेस्ड माना जाता है, यानी हर किसी के लिए फॉलो करना ये मैंडेटरी पड़ जाता है। अगर कोई चीज रूल है तो फॉलो करना जरूरी हो जाता है ना। और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पहले पढ़े थे 32 इन नंबर, वो क्या थे? वो एप्लीकेशन बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, यानी वो करने का तरीका बताते थे। ठीक है, वो प्रिंसिपल बेस्ड नहीं थे। ठीक, IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या फर्क है मैम? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेशन बेस्ड गाइडेंस, जबकि IFRS क्या है? वो प्रिंसिपल बेस्ड रूल्स है। ठीक है, ठीक है ना मैम। और बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन किया भी नहीं जा सकता मैम, रट्टा मारने वाली थोड़ी चीज है ये। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लग रहा होगा आपको, इसलिए आप कह रहे हैं कि आज इसको निपटा दीजिए, है ना। पहले के जो 4 चैप्टर्स आपने पढ़े वो इंटरेस्टिंग थे इसके मुकाबले, क्यों? हेलो, है ना। तो वो इस चैप्टर की थोड़ी वो है लिमिटेशन है कि इसमें जो चीजें कवर्ड है वो बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल और रूल बेस्ड चीजें हैं। तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट, ये सब मिला के ये बहुत ही थ्योरेटिकल चीज हो जाती है। तो इस वजह से हमें रट्टाफिकेशन इसका करना पड़ता है एग्जाम से एक दिन पहले। तो ये जो आपने आज पढ़ लिया है चैप्टर, अब इसको सीधे एग्जाम से एक दिन पहले आपको उठाने की जरूरत है, बीच में इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इसकी एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा वेटेज है। ठीक है, और दूसरा ये एक ऐसी चीज है कि आप एग्जाम से पहले रटेंगी तो ही आपको ये रिकॉल रहेगी। अगर आप अभी बैठ के रट लेंगी इसको तो एग्जाम तक तो भूल ही जाएगी ना, एग्जाम की डेट तक। तो इससे अच्छा यही है कि उसी समय इसको रटें। ठीक, और मैम लास्ट टॉपिक, लास्ट पेपर पे आ जाइए, और उसमें हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ इंड एयर्स। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ना है, मीनिंग ऑफ इंड एयर्स, ये क्या होता है। तो मैम ये जो IFRS में ना
ये जब इंडिया में यूज करना शुरू किए गए, इंडिया में एप्लीकेबल किए गए इंडिया के अकाउंटेंट्स के ऊपर, तो इंडियन अकाउंटेंट्स को थोड़ा समझ में नहीं आते थे, ये बड़ी विदेशी चीज लगती थी, और हम लोगों को विदेशी चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती ना सर, ऐसा तो नहीं है, विदेशी चीजें तो ज्यादा ही पसंद आती हैं। माइक्रोमैक्स यूज करने की जगह हमें ओप्पो वीवो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ मैम, वो प्रोडक्ट्स की बात अलग है, पर जो रूल्स होते हैं, रूल्स तो अपने देश के अच्छे लगते हैं ना, तो विदेशी रूल्स थोड़ी अच्छे लगेंगे। तो इंडिया में लोगों को ये IFRS के रूल्स अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ये फॉरेन रूल्स लग रहे थे। तो इसीलिए फिर क्या किया गया, ये IFRS जो था इसको इंडियन वर्जन बनाया गया, ठीक है, IFRS का इंडियन वर्जन बनाया गया, जिसको नाम दिया गया IND-AS, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। IND-AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कुछ नहीं है, IFRS का पूरा कॉपी पेस्ट इंडियन वर्जन है, ठीक है। IFRS का पूरा कॉपी पेस्ट इंडियन वर्जन है IND-AS, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे एस्ट्राजेनेका का कॉपी पेस्ट वर्जन है कोविशील्ड। आप जानते हैं ना कोविशील्ड? हेलो हेलो, हाँ, आप कोविशील्ड जानती हैं कि नहीं, है ना। और कोविशील्ड भी इसलिए जानती है कि नहीं, कि कोविशील्ड को एक विदेशी कंपनी यानी यूके की कंपनी, यूके की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां बनाया गया है, और यूके की कंपनी एस्ट्राजेनेका उसे बनाती है। अब इंडिया में वो एस्ट्राजेनेका के नाम से उस वैक्सीन को लाना थोड़ा सा वो हो जाता, दिक्कत दे देता, क्योंकि इंडिया के लोग कहते हैं कि विदेशी वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया, इस एस्ट्राजेनेका के नाम पे वैक्सीन पूरी तरह वही है जो यूके में यूज हो रही है एस्ट्राजेनेका के नाम से, बस उसका नाम इंडिया में चेंज कर दिया गया और इसको इंडिया में नाम दिया गया कोविशील्ड, और ठीक उसी नाम से इंडिया में इसको बेचा जा रहा है, ठीक। फॉर्मूला और सब वही है जो एस्ट्राजेनेका का है, बस नाम चेंज करके यहाँ पे बेचा जा रहा है, ठीक। तो इंडिया में कहा जाता है इंडिया की 2 वैक्सीन है, मेड इन इंडिया की 2 वैक्सीन है, मेड इन इंडिया की कोई 2 वैक्सीन नहीं, सिर्फ एक ही वैक्सीन है, वो है कोवैक्सीन। कोविशील्ड तो एक्चुअल में उसका फॉर्मूला वगैरह सब बाहर ही तय हुआ है, ठीक है। हाँ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कोविशील्ड अच्छी नहीं, कोविशील्ड एक बहुत अच्छी वैक्सीन है, ठीक। तो IND-AS आप समझ गए ना, IND-AS क्या है, IFRS का कॉपी पेस्ट इंडियन वर्जन है। तो चलो अब इसका मतलब पढ़ लेते हैं। IND-AS are a set of accounting standards notified under the Companies Act 2013 that converge with the International Financial Reporting Standards। यानी IND-AS क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है अप्रूव किए गए स्टैंडर्ड्स है, और जो कि किसकी मदद से बने हैं, इंडियन IFRS की मदद से बने हैं, IFRS को कवर करते हैं। IND-AS are based on sound and clearly stated principles and therefore IND-AS are said to be principle-based accounting standards. This contrasts with the accounting standards that are applicable on companies on which IND-AS are not applicable, which are rule-based accounting standards. ठीक है, जैसे कि IFRS principle-based accounting standard था, बिल्कुल उसी तरह क्या था, ये भी आपका क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। हेलो, मैम वो क्या लास्ट लाइन पढ़ी है मैंने अभी, ठीक है। इसी में मैंने आपको ये रिकमेंड किया है कि ये जो 8 टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 6 टॉपिक पढ़ा है, IFRS का सिर्फ मतलब पढ़ाया वो एक टॉपिक, और IND-AS का मतलब पढ़ाया वो एक टॉपिक, तो 6+1+1 ये 8 टॉपिक्स जो पढ़ा है, सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना इसमें, ज्यादा माथा ना खराब करना इसमें, ठीक है। ज्यादातर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था मैम, ये टॉपिक मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता था ताकि आप लोगों को बोरियत ना हो, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि जब इतने सारे थ्योरी चैप्टर शुरू में पढ़ा ही रहे तो इसको भी शुरू में निपटा दो, तो इसीलिए फिर मैंने पिछले साल से ये चैप्टर अभी पढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक। वैसे अकाउंट शुरू करने के लिए आपने जो पहले 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स पढ़े हैं अकाउंट शुरू करने के लिए, वही सफिशिएंट है।
उन 4 चैप्टर्स को पढ़ने से आप अपने न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू कर सकती हैं। ठीक, ये चैप्टर सिर्फ हम इसीलिए कर रहे हैं कि इसको खत्म किया जा सके इस समय। बहुत ही निहायती वो चैप्टर है, ये इरिटेटिंग चैप्टर है, इसलिए इसको बस अभी एक क्लास में खत्म किए दे रहे हैं। ठीक, हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया था IFRS क्या होता है, प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना। ठीक उसी तरह इंड AS भी एक प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये IFRS की कॉपी तो है ना। ठीक, और इसी के साथ मैम ये चैप्टर खत्म, पार्टी बनाओ। ठीक है, लेकिन एक चीज अभी मुझे आपको और नोट करनी पड़ेगी, बस एक चीज नोट करनी पड़ेगी, नोट करेंगी। हाँ, बस एक क्वेश्चन और बन सकता है इस चैप्टर से, जो कि मैं चाहूंगा आप नोट कर लीजिए। वो क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि कोई भी 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम लिख दो। ठीक है, तो इसके लिए मैं 8-10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, या फिर अपनी बुक में देखिए आप कि आपकी बुक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दी गई है, ऐसे करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ऐसे करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31, 32 की लिस्ट दी गई है। हाँ, तो इसमें से कोई भी 2 याद कर लेना। ठीक है, 2-4 याद कर लेना। ठीक है, मैं बता दूं तो कौन से याद कर लो, AS 2 मार्क कर लो, वो याद कर लो, बहुत इजी सा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। AS 3 मार्क कर लो, वो याद कर लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS 6 याद कर लो, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, और AS 10 याद कर लो, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। बस ये 4 याद कर लो, 2, 3, 6 और 10। ठीक है, इनके नाम याद कर लो विद नंबर। ठीक जी, बस मैम इतना ही था इस चैप्टर के लिए। और बताइए और कोई डाउट हो। अब हमारा थ्योरी कंटेंट जो हमें पढ़ना था फॉर न्यूमेरिकल चैप्टर्स वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग थर्सडे से अपना पहला न्यूमेरिकल चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करेंगे। तो अभी तक आपको कोई दिक्कत हो अकाउंट्स में तो पूछ लीजिए। हाँ, न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर करेंगे हम लोग अगले 2-3 महीने तक। हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने के बाद हमारा जर्नल चालू हो जाएगा, और जर्नल के बाद आप लिस्ट जानती है, जर्नल के बाद लेजर पढ़ना होगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ना होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स पढ़ना होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन थर्सडे मान लीजिए, थर्सडे, फ्राइडे,